नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भूगोल है उसका जो है 5वां यूनिट जो है, ठीक है। 5 यूनिट में जो है दोस्तों, उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। आप देखेंगे पहला पार्ट है जनसंख्या भूगोल और दूसरा जो है भाग है वो अधिवास भूगोल है। तो जैसा कि जो शुरू में जो 4 पार्ट है, भौतिक भू-आकृति, जलवायु, समुद्र और पर्यावरण, वो आप सबके पास मैंने एक किताब बताया था, भौतिक भूगोल का स्वरूप या फिजिकल ज्योग्राफी, आप सबके पास होगा। तो उसको जो है उससे आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। और इसके अलावा जो कंटेंट होता है, बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मैं एक जो जैसे मान लीजिए जनसंख्या भूगोल है, ये है यूनिट नंबर 5 का। 5 यूनिट जो 5 है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, हमने पहले आपको बताया था। तो जो यूनिट नंबर 5 है वह 2 भागों में बटा हुआ है, एक जनसंख्या भूगोल में और एक अधिवास भूगोल में। तो जनसंख्या भूगोल में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह जो है जनसंख्या भूगोल का जो क्रक्स है, क्रक्स मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहीं वहीं से टॉपिक लिया गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यह जो वीडियो है जनसंख्या भूगोल का वीडियो, ऐसे धीरे धीरे क्रक्स का वीडियो, या मतलब यूँ कहें कि जो समराइज का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका जो है वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो पर मतलब या इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर जिनको मतलब लगता है आपके दोस्तों को तो उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए आज का जो है इस वीडियो को शुरुआत करते हैं जनसंख्या भूगोल से। तो इसमें मैंने पॉइंट पे लिया, मतलब पॉइंट लिखा है। अगर आप चाहेंगे तो उसको जो है नोट्स बना करके अपना खुद जो है एक शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसका जो क्रक्स होता है, जो इसका निचोड़ होता है, मतलब जब मान लीजिए अगर 50 पेज है या 100 पेज है और 100 पेज को 10 पेज में लाना है तो उसको किस प्रकार से लाया जाए, कौन कौन सी चीज़ें जो हमको लिखना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसी प्रकार से यह नोट्स है, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या है, जनसंख्या भूगोल टॉपिक लिया हूँ। और जनसंख्या भूगोल में सबसे पहले पॉइंट दिया गया है कि भूगोल में जनसंख्या के अध्ययन की जो शुरुआत हुई है वो 1953 ग्लेन टिवार्था के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे हमने लिखा भी है कि जो है वो यहाँ देखेंगे आप, ग्लेन टिवार्था ने 1953 में अमेरिकी भूगोल परिषद में जनसंख्या भूगोल की क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इसका क्या मतलब है कि क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है, सिस्टमेटिक तरीके से ग्लेन टिवार्था ने इसको जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे कि इस प्रकार जनसंख्या भूगोल की एक नवीन शाखा बन गई, ठीक। ग्लेन टिवार्था को अमेरिका जो है अमेरिकन ज्योग्राफर थे, ठीक है। ये जनसंख्या भूगोल को इनको पिता कहा जाता है, ठीक। जनसंख्या भूगोल पर 1969 में प्रथम पुस्तक ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखने वाले जो है ग्लेन टिवार्था थे, इनकी पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक 2 पार्ट में थी। एक है भूतकालीन जो है भूतकालीन जनसंख्या के विश्लेषण, मतलब जो पहले की जनसंख्या किस प्रकार से कैसा क्या था सिस्टम, और दूसरा जो है भाग है वह जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षणों का अध्ययन करता है, ठीक है। एक तो पहले का जनसंख्या क्या है, किस तरीके से उसका, और जो दूसरा भाग है वह सभी जनसंख्या के सभी लक्षणों का उसका अध्ययन होता है। इसमें इसको ध्यान नहीं देना है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पुस्तक का हमको ये नाम याद रखना है कि ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न किसका है, तो ग्लेन टिवार्था का, जी टिवार्था, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक शोध किया, शोध भी देख लेते हैं। शोध क्या है इनका शोध है किस मतलब केस स्टडी किया है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे किए हैं उन्होंने, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी शायद 1921 है, कट गया है। तो ये जो है इनका जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे इन्होंने अपना काम किया है, समय दिया है। जनसंख्या को लक्षणों के आधार पर 2 भागों में इन्होंने जो है बांटा है, एक जैविक लक्षण, एक जो है सांस्कृतिक लक्षण। जैविक लक्षण में क्या आ जाता है, जैसे प्रजाति है, लिंगानुपात है, आयु संरचना है, ठीक है, जन्म दर है, मृत्यु दर है। और जो सांस्कृतिक है वो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे साक्षरता है, धर्म है, ठीक है, भाषा है, राष्ट्रीयता है, उसके बाद प्रवास है, आर्थिक है,
व्यवसायिक संरचना, ये सब क्या है, सांस्कृतिक लक्षण हैं। ठीक है, अभी पूछा जाएगा कि मतलब कि जैविक लक्षण में क्या क्या शामिल होता है या सांस्कृतिक लक्षण में क्या क्या शामिल होता है, तो आप सबको यह पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके उनके बाद जो ग्लेन टिवार्था के बाद हम आते हैं, एक हैं J.I. क्लार्क, ये इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है जनसंख्या भूगोल में। ठीक है, तो जनसंख्या भूगोल में जो है J.I. क्लार्क क्या है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय भूगोल यूनियन के जो है जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी है और यह जो है एक बुक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक, और जनसंख्या भूगोल की प्रथम पुस्तक, अब हमने आपको पहले बताया था कि एक 1969 में जो है ग्लेन टिवार्था का जो है कि पुस्तक था, लेकिन वह सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था, वो मतलब उतना जो है सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने किताबों को नहीं लिखा था। लेकिन ये जो किताब है इस मतलब पूर्णतः जो है जनसंख्या भूगोल पर आधारित पुस्तक है और वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया था। तो इनको माना जाता है कि जो है कि ये भूगोल जो है जनसंख्या भूगोल 1972 में जनसंख्या भूगोल पर प्रथम पुस्तक मतलब J.I. क्लार्क द्वारा आया था। ठीक है, इसके बाद एक है जेलेंस्की, आप जानते होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो की पॉइंट है मैंने लिया है। तो जेलेंस्की के बारे में हम जानेंगे कि गतिशीलता संक्रमण मॉडल इन्होंने दिया। इन्होंने जो है एक मॉडल दिया जिसका नाम है गतिशीलता संक्रमण मॉडल। कब दिया भैया? 1971 में दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक उन्होंने किताब लिखा था, बुक लिखा था, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966 में। इससे पहले इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम था? ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये पुस्तक का नाम था। ठीक है, ये अमेरिकन ज्योग्राफी वो डेमो मतलब ग्रामर मतलब जनसंख्या भूगोल वेत्ता थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बीजे गार्नियर में, ये फ्रांसीसी जो है ज्योग्राफर थे, जो है इन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन्होंने वो ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने एक पुस्तक लिखी। बस इनके बारे में इतना ही जानना है। फिर एक आते हैं डेमको, ये इम्पोर्टेंट है, J.G. डेमको, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये पुस्तक जो है पूछा जाता है। जियोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर, अगर ए रीडर करके आए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये जो पुस्तक है दोस्तों ये है डेमको। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं एक और जो है ज्योग्राफर थे पीटरसन एवं लार्किन, दो लोग थे। इनके बारे में क्या जानना है कि इन्होंने भी पुस्तक जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट एंड प्रॉस्पेक्ट, ये दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिनका नाम क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक, तो इनके बारे में जानकारी है। रॉबर्ट्स रूट, आइए जानते हैं इनके बारे में क्या है। रॉबर्ट्स रूट्स के बारे में पहली बात एक किताब लिखे थे पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी 1979। ठीक, पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी 1979 में जनसंख्या भूगोल में अध्ययन को नई दिशा देने का प्रयास किया। ठीक, इसको हमको नहीं जानना, बस इनको किताब जानना है। एक है फ्रांसिस बेकन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है जनसंख्या पे काम किए हैं। इनका क्या है? पॉपुलेशन, उन्होंने शब्द का प्रथम प्रयोग किया जो है 1912 में। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि जो है पॉपुलेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया तो आप कहेंगे फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है वेंडिका। वेंडिका में क्या है भैया? अमेरिकी जनसंख्या की भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने 2002 में सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दिया। ये इम्पोर्टेंट है, जब पूछा जाए कि 2002 में सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया तो आप कहेंगे वेंडिका के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आइए अब आगे देख लेते हैं। एडविन कैनन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनसंख्या भूगोल में। एडविन कैनन अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत विकसित किए हैं। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन्होंने दिया है और जनसंख्या व प्राकृतिक संसाधनों में संतुलन की इन्होंने व्यवस्था किया। ठीक है, इन्होंने बैलेंस बनाने का जो है काम किया ऑप्टिमम पॉपुलेशन में। तो इसके बाद डाल्टन आते हैं। डाल्टन अनुकूलतम जनसंख्या के जो है मापन का सूत्र दिया है, इसको याद रखेंगे। जो है डाल्टन जो है एक सूत्र दिया जिसको हम यम बराबर A-O/O या मोवा के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में हम उसको जिसे माओ भी कह सकते हैं। माओ मतलब इतना मतलब समझ आइए कि यम बराबर A-O/O। ठीक,
तो ये रहा इनके बारे में जानकारी। फिर आइए नीचे देखते हैं किसके बारे में हमको जानकारी लेना है कि वो प्रो सिजविक हैं, प्रोफेसर सिजविक। इन्होंने किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी, ये इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी। ठीक है, जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या की मूल संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित इन्होंने किया है। एजे कोल और क्लोरेंस के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो अमेरिका जनसांख्यिकी भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने जो है इनकी जो पुस्तक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा है द पॉपुलेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और तीसरा क्या है द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक, ये 3 पुस्तक आप ध्यान में रखेंगे। पहला द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा द पॉपुलेशन ऑफ द सोवियत रूस, और तीसरा जो है द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जो है पॉपुलेशन। ठीक, त्रिवार्था ने 1953 में जनसंख्या भूगोल के विषय में सामग्री को निम्न 3 अध्ययनों क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला भूतकालीन जनसंख्या भूगोल, दूसरा जो है जनसंख्या वितरण, घनत्व, आवास, प्रवास, वृद्धि आदि, और तीसरे में उन्होंने रखा है जनसंख्या लक्षण, उनके वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप। ठीक, और जेलेंस्की ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या भूगोल की परिभाषा को 3 जो है अस्पष्ट भाग बताए। अब 3 भाग स्पष्ट क्या क्या है इसको ध्यान में हमको रखना है। पहला इन्होंने दिया है कि जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों का क्षेत्रीय वितरण, मतलब कहाँ है, कैसे कैसे वितरण है, और दूसरा में क्यों कहा, जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों का क्षेत्रीय वितरण का कारण क्यों है। ठीक, और तीसरा जो है इन्होंने कहा है कि जनसंख्या के भौगोलिक स्वरूप का विकास कैसे हुआ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जेबी गार्नियर के अनुसार जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकी तथ्यों का जो है वर्णन है। ठीक, जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकी तथ्यों का वर्णन है। इन्होंने जनसंख्या के भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन के 3 आयाम हैं। इन्होंने कहा पहला पृथ्वी पर मनुष्य का वितरण, दूसरा पृथ्वी पर मानव समाज का उद्भव, और तीसरा पृथ्वी पर मानव की सफलता का स्तर। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एहरलिक का एक किताब इन्होंने दी द पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। द पॉपुलेशन बॉम्ब अमेरिकन जो है बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो कार्य किया है जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधनों के परिणाम के मध्य अंतर संबंधों को बताया है। ठीक है, अंतर संबंधों को बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो है ए गुइलार्ड के बारे में क्या जानना है कि 1855 में जो है सर्वप्रथम जनांकिकी डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किया ना। गुइलार्ड 1855 में डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। फिर रॉबिन्सटन अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा अधिकतम उत्पादन करने वाली जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है। मतलब अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा इन्होंने दिया कि अधिकतम उत्पादन करने वाली जनसंख्या ही क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। ठीक, इसके बाद अमेरिकन जनसंख्या भूगोलवेत्ता थे, भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं इसके बाद एच लिविंगस्टीन के बारे में। एच लिविंगस्टीन के बारे में हम आते हैं, तो इसमें क्या जानना है कि जनसंख्या का इन्होंने कहा कि जनसंख्या का आर्थिक जो विकास सिद्धांत इन्होंने पहली बात दिया, आर्थिक विकास सिद्धांत दिया। जैसे जैसे जनसंख्या का आर्थिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दर भी घटती जाती है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या आर्थिक स्तर बढ़ता है, जब आदमी के पास पैसा होगा वो समृद्ध की तरफ बढ़ेगा आगे, तो वैसे वैसे वो जो है जनसंख्या की वृद्धि दर में जैसे घटेगी। जैसे विकास से जितने भी विकसित देश हैं आप देखते होंगे, जैसे कि यूएसए का या यूरोप के बहुत सी कंट्री विकसित हैं, हमें लगता है कि लगभग जो है विकसित हैं, उनको जनसंख्या में उतनी वृद्धि नहीं दिखेंगे जितना अल्प विकसित देश में, जैसे अफ्रीकी कंट्री है,
उसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, उस हिसाब से ना तकनीक का डेवलप नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए जापान की अगर हम बात करते हैं हम, तो वहाँ भी जनसंख्या क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है, आर्थिक समृद्धि बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन वहाँ देखेंगे आर्थिक वो जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से वहाँ घट रही है। तो वही लिविंगस्टन महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि जनसंख्या का आर्थिक विकास, उन्होंने जब सिद्धांत दिया तो उसमें कहा कि जैसे जैसे इनका मतलब उस आर्थिक सिद्धांत का क्रक्स क्या है कि जैसे जैसे आर्थिक स्तर वहाँ बढ़ेगा जिस देश में, वैसे वैसे जनसंख्या की जो वृद्धि जो दर है वो बहुत तेज़ी से घटेगी। ठीक है। फिर उसके बाद पीटरसन का बात करते हैं तो इन्होंने एक जो ए जर्नल टाइपोलॉजी ऑफ माइग्रेशन दिया है। इनका जो एक पुस्तक है याद रखेंगे कि ए जर्नल टाइपोलॉजी ऑफ माइग्रेशन। ठीक। फिर आइए कार्ल सैंडर की बात करते हैं। कार्ल सैंडर्स, इसमें क्या है, इसमें अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा सामाजिक विकास के आधार पर इन्होंने दिया है। अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें अधिकतम आर्थिक कल्याण की प्राप्ति होती है। इनका कहने का मतलब है कार्ल सैंडर्स का कि अनुकूलतम जनसंख्या को उन्होंने जब परिभाषित किया तो सामाजिक विकास का आधार पर, सामाजिक विकास अर्थात सामाजिक विकास मतलब सबसे ज़्यादा सामाजिक कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें, इसमें क्या लिखा है कि जनसंख्या अधिकतम आर्थिक कल्याण होना चाहिए। ठीक। लोगों को आर्थिक कल्याण ज़्यादा होगा तभी वह माना जाएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या है। ठीक। फिर उसके बाद जनसंख्या बराबर पूंजी और आर्थिक कल्याण, ये तीनों को समान रूप में बताया। ठीक। हम आपको बता दें कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। जैसे अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, तो अनुकूलतम जनसंख्या दोस्तों मतलब ऐसी जनसंख्या हो, न ज़्यादा अधिक हो न ज़्यादा कम हो, मतलब जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकें, उत्पादन में अपना मतलब योगदान दे सकें, उतनी ही जनसंख्या चाहिए। उसको कहते हैं जो है अनुकूलतम या ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है। अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तब भी मुसीबत है, कम जनसंख्या होगी तब भी मुसीबत है। जैसे अब मान लीजिए कि जो है रसिया में मान लीजिए कि जब जनसंख्या कम है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि करने के लिए, जैसे कई देश ऐसे हैं कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ पॉलिसी लाते हैं कि भैया जनसंख्या ज़्यादा, अगर आप बच्चे आप ज़्यादा पैदा करेंगे तो आपको तमाम प्रकार के जो है सुविधाएँ जो है मिलेगी। वैसे कहीं कहीं ऐसे देश है, जैसे मान लीजिए चीन ऐसा देश है, वहाँ अगर एक बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा करते हैं तो वहाँ पे आपको दंड भी भुगतना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से जो है कि जनसंख्या एक मतलब न ज़्यादा हो न कम हो, बहुत ही मतलब कि व्यवस्थित हो, या यूँ कहे कि अनुकूलतम जनसंख्या हो जिससे हम ज़्यादा आउटपुट ले सकें। ठीक है। आते हैं आगे। सैमुअल प्रेस्टन क्या है भैया, इनके बारे में क्या जानना है कि जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के मध्य उन्होंने संबंध स्थापित किया। इतना जानना है कि जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के मध्य संबंध स्थापित इन्होंने किए थे। एक आरजे लिथेस्रे है। ठीक है। आरजे लिथेस्रे जो है, इनके बारे में क्या है कि 2006 में भी इन्होंने सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है थियरी विकसित किया है, लिथेस्रे। ठीक। ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर एक ब्लेकर है, सीपी ब्लेकर, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत 1952 में 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई। ठीक है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताएं 1952 में। ठीक है। कौन कौन सी अवस्था था? पहला जो है उच्च स्थिरता अवस्था, दूसरा क्या है शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था, तीसरा क्या है धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, और चौथा क्या है निम्न स्थिरता अवस्था, और चौथा क्या है पांचवा क्या है ह्रासमान अवस्था। मतलब इन्होंने कहा कि जनसंख्या कैसे किस प्रकार से बढ़ती है, पहले कैसे बढ़ती है, फिर बाद में इसका क्या स्टेप क्या चरण रहता है, कितनी अवस्थाएं रहती है, जितनी अवस्थाओं में जनसंख्या का वृद्धि और हरासमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या की शब्दावली कुछ महत्वपूर्ण है, उसको हमको जानना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। हम 17 पेज है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, इसको 10 पेज तक ले जाएंगे। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका। संतान उत्पादकता तो मतलब फेकोनिटी इसको कहते हैं। देखिए इसका मतलब पूछा जाता है, ये बहुत मिलान का आता है, क्वेश्चन में मिलान दे देगा कि संतान उत्पादकता, और वो छोटा सा बॉक्स में उसका जो है परिभाषा बता के वो मतलब लिख के दे देता है। उसको क्या करना है, हमको मिलाना रहता है कौन सा परिभाषा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि संतान उत्पादकता क्या है कि किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति से है।
चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया। इसका क्या मतलब है, कोई स्त्री है वह जो है क्षमता, मतलब वह जो है उसके बच्चा जो है जन्म देने की क्षमता से है, और चाहे उसका वो बच्चा पैदा किया हो चाहे वो ना की हो, ठीक है, इसका मतलब ये है। दूसरा क्या है, प्रजननशीलता के क्या मतलब है, उसका है कि किसी स्त्री या उसके समूह द्वारा किसी निश्चित समय अवधि मतलब जैसे मान लीजिए 14 से 45 वर्ष या 15 से 44 वर्ष, है ना, निश्चित समय अवधि में कुल सजीव बच्चों की वास्तविक जो है संख्या से है, ठीक है, वास्तविक संख्या से, ये हमको याद रखना है, ठीक है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आश्रितता अनुपात क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, तो कुछ जानना नहीं, सिर्फ इसको डिपेंडेंसी रेशियो का फार्मूला हमको जो है याद करना है। जैसे कि मान लीजिए फार्मूला डिपेंडेंसी रेशियो, डी मतलब डिपेंडेंसी रेशियो जो है, ऊपर जो डी लिखा गया है वह है डिपेंडेंसी, और नीचे जो है वर्किंग जो है ग्रुप है, अब के बराबर उसका जो है मतलब कि 1000 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है डी बराबर D/W × K, जहाँ डी आश्रित जनसंख्या मतलब 14 से यहाँ 60 लिया गया है, और W बराबर मतलब वर्किंग जो है पॉपुलेशन कह सकते हैं, और 15 से 59 साल, और वहीं के बराबर लिखा गया है कि मतलब कि 1000, इतना जानना है, ठीक है। इसका फार्मूला तो आप ध्यान में रखेंगे। फिर जनसंख्या घनत्व का जो कि ये सब इम्पोर्टेंट, जैसे ये सब जो फार्मूला आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। जनसंख्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फार्मूला क्या है, जनसंख्या घनत्व मतलब स्थान विशेष की कुल जनसंख्या और बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। इसके बाद जो है साक्षरता अनुपात क्या है, लिटरेसी रेट क्या है और रेशियो क्या है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि साक्षरता अनुपात बराबर होता है साक्षर व्यक्ति बटे 7 साल जो होते हैं उनको, और प्लस पॉपुलेशन क्या है, मतलब कि 7 साल बच्चे से लेकर जितनी जनसंख्या है उसको लेकर के हम मल्टीपल मतलब 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, लिटरेसी रेशियो निकल के आएगा। वहीं लिंगानुपात देखते हैं तो आप जानते हैं कि कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या, ठीक है, ये भारत में है। भारत में क्या है, भारत में हम जो है कि पुरुषों के संदर्भ में हम जो है स्त्रियों की संख्या निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे, कहीं कहीं क्या अधिकतर देखेंगे जो विदेशों में नीचे महिलाओं को रखा जाता है, ऊपर पुरुषों को रखा जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं आप फार्मूला में उल्टा देखेंगे, लेकिन वो विदेशों के लिए है, लेकिन भारत के लिए क्या है, भारत के लिए है लिंगानुपात बराबर क्या है, कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे फार्मूला है शिशु लिंगानुपात। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, शिशु लिंगानुपात मतलब जो होता है 0 से 6 वर्ष के लिए बालिकाओं की संख्या लिख देंगे, और नीचे जो है बालकों की संख्या लिख देंगे, वही बस ये बच्चों वाला है वह पुरुषों वाला था, ठीक, और 1000 से मतलब गुणा कर देंगे, तो ये फार्मूला आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। 10 की वृद्धि दर जो है उसके फार्मूला क्या है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पहले की जनसंख्या, मतलब जो वर्तमान जनसंख्या है जैसे आज की जनसंख्या है, और जो एक मानक हुआ होगा 2011 से पहले 1991 से पहले, तो पूर्व जनसंख्या कितनी थी उसको माइनस करेंगे, बटे पूर्व जनसंख्या नीचे रखेंगे, तो उसको जो है मल्टीपल 100 से कर देंगे, तो वो 10 की वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा जो है 10 की वृद्धि के फार्मूले। उसके बाद जनसंख्या पिरामिड देख लेंगे किस प्रकार से कैसा पिरामिड बनता है, जैसे जो अल्प विकसित का पिरामिड ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब नीचे जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा रहेगा, ऊपर बहुत सकरा रहेगा, ठीक है। ये जो है अत्यंत अल्प विकसित है, ये अल्प विकसित है, और ये विकासशील का है। और वहीं अगर हम विकसित का जो है देखेंगे, मान लीजिए तो ये घंटी के आकार के, मतलब मान लीजिए ऐसे बनेगा, या तो यूँ कहें जो है इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। स्थिर जनसंख्या का है, एक प्रतिकूल जनसंख्या का है। इसके बाद अशोधित जन्म दर देख लेंगे, क्रूड बर्थ रेट, ये भी पूछा जाता है, CBR मतलब BI/P × 1000, इतना फार्मूला आप याद रखेंगे, इसके चक्कर में मत पड़िए कि CBR क्या है PI क्या है, मतलब इतना रट जाइए बस, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कि इसमें देख लीजिए क्या है कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जिससे जनसंख्या
जो है इससे जनसंख्या वृद्धि दर की जो है सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसका जो है सबसे बड़ा दोष यह है कि इस माप से में बच्चे तथा बूढ़े भी सम्मिलित किए जाते हैं। जनसंख्या का यह वर्ग और प्रजनन जो है कार्य में सक्रिय नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ बर्थ और डेथ रेट है। इसका भी जो है फार्मूला याद रखेंगे। CDR बराबर मतलब D/P × 1000। ठीक। इसके बाद जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल। फिर इसके बाद आर्थिक घनत्व जो है, ये सब बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद जरूर रखेंगे या लिख के कहीं नोट कर लेंगे। तो आर्थिक घनत्व मतलब होता है कि कुल जनसंख्या, कुल संसाधन, सिर्फ पॉइंट देखना है कि ऊपर जनसंख्या है, नीचे संसाधन है, इसका मतलब आर्थिक घनत्व है। अब कायिक है, कायिक मतलब है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अगर देखेंगे तो उसका जनसंख्या, अच्छा लगभग जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, जनसंख्या और बटे कुल कृषिगत क्षेत्रफल, जितनी कृषिगत क्षेत्रफल है उसको, उससे हम अगर डिवाइड करेंगे तो कायिक घनत्व निकल कर आएगा। फिर एग्रीकल्चर, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो है उसकी डेंसिटी देखेंगे तो कृषि घनत्व, तो कुल कृषिगत जनसंख्या बटे कुल कृषिगत क्षेत्रफल। ठीक है। तो इतना जो है आज हम देखेंगे। ठीक, यहाँ तक चलते हैं। अब इसके आगे मतलब पोषण से हम जो है अगले पार्ट में, ठीक है, देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।